बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर डॉक्टर अकबर शमसी आपको सेकेंड ईयर के लेसन में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। और हम इस टॉपिक के अंदर 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक, हम यूरिनरी सिस्टम के कंपोनेंट्स यानी कि उसके ऑर्गन्स को पढ़ेंगे और दूसरा हम इसमें किडनी का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन्स यानी कि उसके कंपोनेंट्स के साथ। देखिए 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के। नंबर 1 इज़ किडनी जो कि प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं और ये पेयर्ड होती हैं, यानी कि हर इंसान के अंदर 2 किडनीज़ होती हैं। दूसरा यूरेटर जो कि किडनी से एक्सटेंड करते हैं और ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर ऑर्गन है जिसका काम यूरिन को जो किडनी से फॉर्म होता है उसको ब्लैडर तक ड्रेन करना। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है यूरिनरी ब्लैडर जो कि एक मस्कुलर बैग है और डिस्टेंसिबल होता है, मींस कि ये डिस्टेंट हो सकता है और इसकी कैपेसिटी मोर और लेस हाफ लीटर होती है और इसका काम यूरिन को स्टोर करना है, यानी बेसिकली यूरिन का रिजर्वॉयर है। और लास्ट कंपोनेंट है यूरेथ्रा जो कि बेसिकली यूरिन को बॉडी से एक्सपेल करता है। ये यूरेथ्रा मेल के अंदर कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहलाता है क्योंकि मेल्स के अंदर ह्यूमन मेल्स में यूरेथ्रा जेनाइटल ओपनिंग भी है, जेनाइटल डक्ट भी है और साथ-साथ यूरिनरी डक्ट भी है। फीमेल्स में ये सिर्फ यूरिनरी डक्ट ही कंसिडर की जाती है। तो ये है 4 ऑर्गन्स हमारे यूरिनरी सिस्टम के, जिसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है किडनी। तभी उसके साथ मेंशन है कि वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब हम किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर में किडनी की लोकेशन की बात करें, तो किडनी अ, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं और रेडिश ब्राउन इन कलर हैं और किडनी हमारे डोर्सल साइड पे यानी कि बैक साइड की तरफ मौजूद होती है, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन के दाएँ-बाएँ दोनों साइड पे। और ये 12th रिब जो बॉटम रिब कहलाती है, उस रिब के लेवल पर होती है। और इसके अलावा अगर हम इन दोनों किडनीज़ के अपर पोर्शंस को देखें, तो ये मोर और लेस 11th और 12th रिब से कवर होते हैं इसका अपर पोर्शन। अगर हम किडनी की लोकेशन को वर्टिब्री के एस्पेक्ट से देखें, यानी कि जो हमारी बैकबोन है उसकी रिस्पेक्ट से देखें, तो जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है, वो हमारी जो 12th थोरैसिक वर्टिब्री होती है, वहाँ से लेके जो लंबर की 3rd वर्टिब्री होती है, वहाँ तक एक्सटेंड करती है। जबकि राइट किडनी जो होती है वो ज़रा-सी लोअर पोज़ीशन में होती है बिकॉज़ ऑफ द लिवर। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, राइट किडनी के ऊपर लिवर का रेसेस होता है जिसकी वजह से राइट किडनी थोड़ा-सा डिस्प्लेस्ड होती है इंफीरियरली। और अगर हम किडनी के वेट की बात करें, तो मेल्स के अंदर किडनी का वेट ऑलमोस्ट 125 टू 175 ग्राम होता है, जबकि फीमेल्स में 115 टू 155 ग्राम होता है। तो किडनीज़ बेसिकली बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं, रेडिश ब्राउन इन कलर हैं और ये इनका रिस्पेक्टिव वेट है इन मेल एंड फीमेल। और मैंने इसकी पोज़ीशन भी आपको रिब्स और वर्टिब्री के कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से क्लियर कर दी है। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किडनी को रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कंसिडर किया जाता है। हमारे एब्डोमेन के अंदर एक लेयर होती है जिसका नाम होता है पेरिटोनियम। बहुत सारे ऑर्गन्स उस पेरिटोनियम लेयर के अंदर की तरफ पड़ते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में पड़ते हैं, उनका नाम इंट्रापेरिटोनियल होता है, जबकि कुछ ऑर्गन्स इस पेरिटोनियम के पीछे की तरफ होते हैं, जैसे कि पैंक्रियाज़ होता है, जैसे कि किडनी है। तो कोई भी ऑर्गन अगर पेरिटोनियम के पीछे हो तो रेट्रो वर्ड लगाया जाता है, तो इसलिए किडनी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कंसिडर की जाती है। तो ये किडनी की कुछ बातें हो गई उसके साइज़ और उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से, उसके लोकेशन के लिहाज से। अब हम किडनी का अगर मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पढ़ें, तो सबसे पहले हमारे पास एक फाइब्रस कैप्सूल होता है, जिसके अंदर किडनी एन्क्लोज़ होती है। उसके बाद ये आउटर मोस्ट लेयर है फाइब्रस कैप्सूल। उसके बाद किडनी की अगर आप मीडियल बॉर्डर पे देखें, यानी कि उसकी मीडियन एरिया में, तो एक आपको कॉनकेव सा एरिया नज़र आएगा जिसका नाम रीनल हाइलस होता है। बेसिकली किसी भी ऑर्गन का जो गेटवे होता है यानी उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है वो हाइलस कहलाता है। इसी तरह से किडनी का भी हाइलस होता है, रीनल हाइलस उसे कहते हैं, जिसमें रीनल आर्टरी एंटर करती है, जबकि रीनल वेन और यूरेटर
एग्जिट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रीनल हाइलेस। देन आफ्टर कैप्सूल किडनी का जो पैरेन्काइमा होता है, यानी जो किडनी का सॉफ्ट पार्ट होता है, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक आउटर कॉर्टेक्स होता है, जैसे कि आप लेबलिंग में देख सकते हैं, और उसका जो इनर पार्ट होता है उसका नाम मेड्यूला होता है। अ, अगर हम मेड्यूला की बात करें, तो मेड्यूला के अंदर आपको पिरामिड शेप स्ट्रक्चर्स नज़र आएँगे, ट्रायंगुलर शेप जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इनका नाम रीनल पिरामिड्स होता है, जो कि एक किडनी में लगभग 18 से लेके 20 होते हैं। तो देयर आर ऑलमोस्ट 18 टू 20 पिरामिड्स इन ईच किडनी, जो कि मेड्यूलर रीजन में पाए जाते हैं। और अगर हम हर पिरामिड की एपेक्स को देखें, यानी उसकी टिप को देखें, तो उसका नाम रीनल पैपिला होता है, एज़ शोन इन द लेबलिंग। रीनल पैपिला के बाद आप सबको एक रास्ता नज़र आ रहा है जिसका नाम माइनर कैलिक्स होता है। माइनर कैलिक्स का काम होता है हर पिरामिड से जो यूरिन है उसको कलेक्ट करे, और उसके बाद फिर वो माइनर कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स बना देते हैं। ठीक है? तो 2 से 3 माइनर कैलिक्स मिलके एक मेजर कैलिक्स बनाते हैं। आप सामने अगर पिक्चर पे देखें, तो पिक्चर के अंदर आपको बआसानी 2-3 माइनर कैलिक्स मर्ज होके मेजर कैलिक्स बनाता हुआ दिख रहे हैं, और फिर ये मेजर कैलिसिस और जुड़ के मज़ीद रीनल पेल्विस बनाते हैं। तो रीनल पेल्विस वो कॉमन एरिया है जहाँ पे सारा यूरिन माइनर कैलिक्स से होता हुआ, मेजर कैलिक्स से होता हुआ पेल्विस में आके इकट्ठा होता है, और उसके बाद फिर वो यूरिन पेल्विस से होता हुआ यूरेटर में एग्ज़िट करता है, और फिर वो यूरेटर से होके ब्लैडर तक सारा यूरिन ड्रेन करता है। तो ये था किडनी का मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब ये वो स्ट्रक्चर है जो कि हम उसको मैक्रोस्कोपिकली अनएडेड आई से यूजुअली देख सकते हैं। अभी हम आगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात भी करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा-सा फंक्शंस ऑफ किडनी बता दूँ, जो कि मेजर किडनी के फंक्शंस हैं। चूँकि किडनी मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एज़ शोन, तो ऑफ कोर्स किडनी का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है एक्सक्रीशन। किस चीज़ की एक्सक्रीशन? जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड मेनली होते हैं। इसके अलावा किडनी का काम सॉल्यूट और वाटर को बैलेंस करना भी होता है, जिसको हम ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। इसके अलावा किडनी का काम एसिड बेस बैलेंस भी करना होता है, जिसमें अमोनिया और हाइड्रोजन आयन बैलेंस होते हैं। इसके अलावा जब किडनी सॉल्ट और वाटर का एक फाइन बैलेंस रखती है, तो इस तरह से ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन रहता है, और जब ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहता है, तो इस तरह से ब्लड प्रेशर भी इनडायरेक्टली किडनी मेंटेन कर सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किडनी एक हार्मोन भी रिलीज करती है जिसका नाम एरिथ्रोपोइटिन होता है, जिसका काम बोन मैरो को स्टिमुलेट करना होता है ताकि वो रेड ब्लड सेल्स बनाए। इन केस ऑफ एनी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, किडनी डिटेक्ट्स इट, एंड किडनी एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के जरिए बोन मैरो को सिग्नल करती है ताकि वो आरबीसीज की प्रोडक्शन को बढ़ाए, टू कॉम्पनसेट फॉर दैट ऑक्सीजन लॉस। तो इस तरह से किडनी एक ग्लैंड भी कंसिडर की जा सकती है, लेकिन प्राइमरीली किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो ये इसके मेजर फंक्शंस हैं, जिसमें शुरू के 4 फंक्शंस का ताल्लुक एक्सक्रीशन से है, और लास्ट वाले फंक्शन का ताल्लुक ब्लड सेल का प्रोडक्शन से है। बट सारे के सारे फंक्शंस ऑल टुगेदर होमियोस्टेसिस के लिए काम करें, यानी कि वो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। अब हमने किडनी के फंक्शंस के बाद जो किडनी का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। किडनी के अंदर जो मेन फंक्शनल यूनिट होता है उसका नाम नेफ्रॉन होता है, जो कि किडनी में तकरीबन 1 मिलियन होते हैं, यानी कि दोनों किडनी में मिला के 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। और ये नेफ्रॉन कॉर्टेक्स से लेके मेडुलरी रीजन तक पाए जाते हैं। यानी कि ये आपको मैक्रोस्कोपिकली नज़र नहीं आएँगे, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली ये ज़रूर नज़र आते हैं। एक नेफ्रॉन के 4 रीजन्स होते हैं। सबसे पहले रीनल कॉर्पस्कल आपको दिख रहा है, जिसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, जो मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ। दूसरे पार्ट का नाम होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलुट ट्यूब्यूल। कन्वोलुटेड का मतलब कोई चीज़ कॉइल्ड हो, एंड प्रॉक्सिमल का मतलब व्हिच कम फर्स्ट। उसके बाद लूप ऑफ फैनले है, जिसका एक डिसेंडिंग लिम्ब होता है और फिर एक असेंडिंग लिम्ब होता है, और लास्ट पार्ट का नाम होता है डिस्टल कन्वोलुट ट्यूब्यूल, यानी वही कन्वोलुट ट्यूब्यूल जो कि बाद में पड़ती है। तो ये नेफ्रॉन के 4 पार्ट्स होते हैं। अब अगर हम पहले पार्ट की बात करें, यानी कि रीनल कॉर्पस्कल की, तो रीनल कॉर्पस्कल के 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपको सामने पिक्चर, बहुत अच्छी पिक्चर पे नज़र आ रहा है कि इसके 2 पार्ट्स हैं। एक सी शेप स्ट्रक्चर जिसका नाम बोमेन्स कैप्सूल होता है, और एक होता है ग्लोमेरुलस, जो कि अंदर एक कैपिलरी नेटवर्क है। ये कैपिलरी नेटवर्क थोड़ी-सी एक्सेप्शनल इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसका बहुत हाई ब्लड प्रेशर होता है, आम कैपिलरीज़ के एतबार से। आम कैपिलरी का प्रेशर 17 होता है, 17, जबकि ग्लोमेरुलस का प्रेशर तकरीबन 20 यानी कि 20 mmHg होता है। और उसकी वजह ये है कि ग्लोमेरुलस के एक तरफ एफरेंट आर्टेरियोल होती है जिसका काम ब्लड लेके आना होता है, जबकि दूसरी तरफ इफरेंट आर्टेरियोल होती है जिसका काम ब्लड लेके जाना होता है। एंड जो एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर होता है, वो इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर से ज़्यादा होता है।
तो जब इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड कम जाएगा और एफरेंट ज़्यादा आएगा, तो उसकी वजह से ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस में बहुत अच्छी तरह से फ़िल्ट्रेशन हो जाती है सारे मॉलिक्यूल्स की जो कि ब्लड में होते हैं, सिवाय उन मॉलिक्यूल्स के जिनका साइज़ लार्ज होता है ग्लोमेरुलस के अंदर मौजूद पोर्स से, जो कि प्लाज़्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स होते हैं, क्योंकि इनका साइज़ ग्लोमेरुलस के पोर्स से बड़ा होता है। ग्लोमेरुलस में छोटे-छोटे पोर्स इसलिए होते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़िल्टर हो जाएँ। और इसके अलावा जो आपको ब्लूइश सा स्ट्रक्चर इन ग्लोमेरुलस के ऊपर दिख रहा है, उनका नाम पोडोसाइट्स होता है, जिनका काम होता है इन कैपिलरीज़ को हाई प्रेशर सिचुएशन में बर्स्ट होने से बचाना। तो ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और रीनल कॉर्पस्कल जो मैंने आपको बताया। अब अगर हम यूरिन फॉर्मेशन की बात करें, तो यूरिन फॉर्मेशन के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन, इसको अल्ट्रा इसलिए कहते हैं बिकॉज़ ये फ़िल्ट्रेशन मॉलिक्यूलर लेवल पर होती है। सारी चीज़ें फ़िल्टर हो जाती हैं, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट हो, चाहे वो एसेंशियल चीज़ें हों, चाहे वो ज़रूरत की चीज़ हो या ना हो। उस वक़्त किडनी हर चीज़ को फ़िल्टर करती है सिवाय उन प्रोडक्ट्स के, सिवाय उन मॉलिक्यूल्स के जिनका साइज़ लार्जर होता है। उसके बाद जब किडनी हर चीज़ फ़िल्टर कर देती है, फिर किडनी का काम इस प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल से, लूप ऑफ हेनले से और असेंडिंग लिम्ब से चीज़ों को रीअब्ज़ॉर्ब करना। और इसके साथ सेलेक्टिव वर्ड इसलिए लगा हुआ है बिकॉज़ सारी चीज़ें रीअब्ज़ॉर्ब नहीं होती। लाइक जितना ज़रूरत पानी की होती है या सॉल्ट्स की होती है, या जो-जो चीज़ें रीअब्ज़ॉर्ब करना लाज़मी होती है, वो चीज़ें रीअब्ज़ॉर्ब होती हैं, और बाकी चीज़ें जो वेस्ट होती हैं जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, ये चीज़ें आमतौर पे रीअब्ज़ॉर्ब नहीं होती। तो इसलिए इसको सेलेक्टिव कहा जाता है। तीसरा स्टेप जो होता है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। उसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें ग्लोमेरुलस के अंदर जब फ़िल्ट्रेशन हो रही होती है, तो वो थोड़ी बहुत एस्केप कर जाती है और आम तौर पे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यूरिया है या यूरिक एसिड है, तो वो मामूली सी जो एस्केप करती हैं, उनको ब्लड जो नेफ्रॉन के अराउंड होता है, वो वापस कर देता है फ़िल्ट्रेट को। इसको मैं भी आगे एक बहुत अच्छी एनिमेशन से आपको समझाता हूँ, और चौथा स्टेप का नाम होता है काउंटर करंट एक्सचेंज। तो आइए चलिए इन सारे स्टेप्स को हम इस एनिमेशन के अंदर समझ लेते हैं, जो कि बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देगी। The renal system consists of the kidneys, the connecting arteries and veins, and the urinary tract. इस वक़्त आपको किडनी के ऊपर जो ग्लैंड नज़र आ रहे हैं, इनका नाम एड्रीनल ग्लैंड होता है, और ये एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं जिसका मैं भी ज़िक्र भी करूँगा। इनका नाम एल्डोस्टेरोन होता है उस हार्मोन का, और इन ग्लैंड्स का नाम एड्रीनल ग्लैंड्स होता है। देन आगे प्रोसीड करते हैं। Urinary tract. The kidneys are paired, bean-shaped organs lying outside the peritoneal cavity in the back of the upper abdomen, one on each side of the vertebral column. The kidneys function as the body's main excretory organs, eliminating the body's metabolic waste products by filtering the blood. अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाइलस के पॉइंट पे रीनल आर्टरी से ब्लड एंटर हो रहा है, रीनल वेन से ब्लड एग्जिट हो रहा है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट से फ्री होता है, और वो जो सारा यूरिन है, वो यूरेटर से पास आउट हो रहा है। Substances that are unneeded or are present in excess are filtered out of the blood and form into urine, moving via the ureter into the bladder before being expelled through the urethra. The kidneys also selectively reabsorb those substances that are needed to maintain the normal composition of the blood. By adjusting blood composition, the kidneys are able to maintain blood volume and pressure, ensure the proper balance of sodium, chloride, potassium, calcium, hydrogen, phosphate, and pH, and eliminate products of metabolism such as urea, uric acid, and creatinine. The medial border of the kidney is indented. तो ये सारे किडनी के फंक्शंस थे जो इस वक़्त डिस्कस हो रहे थे, और मैं आपसे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर पहले डिस्कस कर चुका हूँ। Potassium, the hilus, where the blood vessels, nerves, and ureters connect to the kidney. The kidney is composed of up to 8. अब इन पिरामिड्स को हम लोब्यूल्स भी कहते हैं। ये किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जिसके अंदर आपको सारे जो पिरामिड्स हैं, वो विज़िबल हैं, नज़र आ रहे हैं, और बाकायदा से रीनल आर्टरी अंदर डिवाइड करती हुई नज़र आ रही है, जिनका नाम सेगमेंटल आर्टरीज़ होता है। तो अब ये लोब्यूल के अंदर मज़ीद मैग्नीफाई करके नेफ्रॉन्स को शो कर रहे हैं। 18 lobes. Each lobe is composed of nephrons. Nephrons are the functional units of the kidney, and each kidney contains more than 1 million nephrons.
Each nephron consists of a glomerulus and a system अब यहाँ पर आप देखिए कि बाकी सारे नेफ्रॉन्स को फैंटम कर दिया गया है और सिर्फ़ आपको 1 नेफ्रॉन या 2 नेफ्रॉन जो है वो विज़िबल कर दिए ताकि हम उसका स्ट्रक्चर को देख सकें। of tubules. The glomerulus is a unique, high-pressure mass of capillaries that filters the blood. The glomerulus is encased यहाँ in पे a आप देख thin, सकते हैं कि एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर एफरेंट से बड़ा है और इसी वजह से ग्लोमेरुलस में हाई प्रेशर जनरेट होता है। double-walled capsule called Bowman's capsule. The space inside the capsule and surrounding the glomerulus is called Bowman's space. Plus, जब ये सारी फ़िल्ट्रेशन हो जाती है तो जितना भी प्लाज़्मा फ़िल्ट्रेट होता है, उसको हम फ़िल्ट्रेट बोलते हैं या ग्लोमेरुलर फ़िल्ट्रेट बोलते हैं, जो कि इस ग्लोमेरुलस के अंदर फ़िल्ट्रेट होता है, फ़िल्टर होता है। plasma-like fluid is filtered from the capillary blood into Bowman's space through the glomerular filtration membrane. The glomerular filtration membrane consists of 3 layers of capillary wall. इस वक़्त ये ग्लोमेरुलस की आपको वॉल नज़र आ रही है जिसके अंदर आपको छोटे-छोटे पोर्स नज़र आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इनका साइज़ आरबीसीज़ के साइज़ से काफ़ी छोटा है, तो इसलिए बड़े मॉलिक्यूल जैसे कि मैंने कहा प्लाज़्मा प्रोटीन और ब्लड सेल पास नहीं हो पाते। The endothelium, the basement membrane, and the epithelium. This membrane allows some particles from the blood to pass through, but not all. The fluid that is filtered from the capillary blood into the Bowman's space is called filtrate and forms the primary urine. The filtrate then diffuses यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ जिसका नाम है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। across Bowman's space and into the tubule system of the nephron. In the tubules, some substances are added to the filtrate as part of the urine formation, and some substances अब जो फ़िल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब्यूल में जाता है, उसमें आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें रीअब्ज़ॉर्ब होती हैं। जैसे कि प्रॉक्सिमल कन्वोलर ट्यूब्यूल के अंदर जो रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है, वो ग्लूकोस अमाइनो एसिड्स की होती है कंप्लीट और वाटर और सॉल्ट्स की जो है वो पार्शियल होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी वीडियो से पहले पिछली वाली स्लाइड के अंदर शो किया था। और डिसेंडिंग लिम्ब में सिर्फ़ और सिर्फ़ वाटर रीअब्ज़ॉर्ब होता है, जबकि असेंडिंग लिम्ब के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ सोडियम क्लोराइड रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं। तो ये जो रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है, ये यूजुअली पैसिव इन नेचर होती है, यानी कि ये हाई टू लो कंसंट्रेशन होती है फ्रॉम फिल्ट्रेट टू द ब्लड। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्योंकि हर पार्ट पे अलग-अलग चीज़ की अपनी-अपनी कंसंट्रेशन होती है। are reabsorbed out of the filtrate and back into the blood. The nephron tubule is divided into 4 segments. The filtrate passes through each of these segments before reaching the ureter. A highly coiled segment called the proximal convoluted tubule, which drains Bowman's capsule and where almost complete absorption of nutritionally important substances takes place. A thin looped structure called the loop of Henle, which reabsorbs water and ions from the urine and plays a role in controlling the concentration of urine. A distal coiled portion called the distal convoluted tubule, which regulates potassium, sodium, and pH, and where further dilution of the urine takes place. And the collecting tubule, which joins with several tubules to collect the filtrate and where जिस तरह मैंने अभी कहा कि प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल के अंदर एब्जॉर्प्शन ग्लूकोस अमाइनो एसिड वाटर सॉल्ट्स की होती है, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर की होती है, असेंडिंग लिम्ब में सोडियम क्लोराइड की होती है। इसी तरह डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल के अंदर फाइनल एडजस्टमेंट होती है, जो कि क्लाइमेट की कंडीशंस के मुताबिक होती है, वाटर लेवल के मुताबिक होती है और वो वेरी कर सकती है टाइम टू टाइम। यानी कि वहाँ पर जितना मज़ीद वाटर या सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन की नीड होती है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स हो जाता है। एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर जो कि नेफ्रॉन का पार्ट नहीं, यहाँ पे भी काफ़ी हद तक वाटर की रिएब्ज़ॉर्प्शन होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन हार्मोन जिसका नाम होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन। final sodium regulation takes place. Each kidney is supplied with blood by a single renal artery that arises on its respective side of the aorta before dividing into 5 segmental arteries that enter the hilus. Within the kidney, each segmental artery branches into several lobular arteries. The lobular arteries further subdivide to form interlobular arteries, which branch off into afferent arterioles. Blood flows into the glomeruli through the afferent arterioles. Blood flows out of the glomerulus through the efferent arteriole. The afferent and efferent arterioles regulate glomerular capillary pressure by selectively dilating or constricting. The kidney's venous blood, now filtered, flows from the glomerulus via the efferent arterioles into यहाँ पे एक छोटी-सी करेक्शन जो इस एनिमेशन की वो मैं कराना चाहूँगा वो ये है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल के अराउंड जो कैपिलरी नेटवर्क होता है उसका नाम पेरिट्यूबुलर होता है, जबकि लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो कैपिलरी नेटवर्क होता है उसका नाम वेसा रेक्टा होता है। तो यहाँ पर वेसा रेक्टा की जगह पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ जो है वो शोन है, जिसको आप करेक्ट
कर The लीजिएगा। peritubular capillary network, a low-pressure, reabsorptive system surrounding all portions of the tubules. This arrangement permits rapid movement of solutes. एक और करेक्शन की ज़रूरत आपको पड़ेगी, वो ये है कि जो येलो एरो है, जो फ़िल्ट्रेट से जिसका रुख ब्लड की तरफ है, वो रीअब्ज़ॉर्प्शन है, जबकि मैंने अभी आपको बताया सिक्रीशन उस चीज़ की होती है जो कि एक्स्ट्रा या वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और वो थोड़ा बहुत ब्लड में एस्केप हो जाते हैं। तो जो ग्रे एरोज़ है जिनका रुख ब्लड से लेके फ़िल्ट्रेट की तरफ है, वो सिक्रीशन है। यानी सिक्रीशन और रीअब्ज़ॉर्प्शन के वर्ड्स हैं, आपको वहाँ पे फ्लिप करने होंगे, ये एनिमेशन में मिस्टेक है। And water between the fluid in the tubular lumen and the blood in the capillaries. The peritubular capillaries rejoin to form the venous channels by which blood leaves the kidneys and empties into the inferior vena cava. Urine formation involves the filtration of the blood by the glomerulus to form an ultrafiltrate of urine, the tubular reabsorption of electrolytes and nutrients needed to maintain the constancy of the internal environment, and the secretion of waste materials. तो जैसे कि आपने स्टूडेंट्स देखा कि ये 3 स्टेप होते हैं, जिससे यूरिन काफ़ी हद तक फ़ॉर्म हो जाता है। फिर जो लास्ट स्टेप होता है, जिससे यूरिन की मैक्सिमम हाइपरटोनिसिटी है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसका नाम होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इसमें ये होता है जैसे कि आप दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जब फ़िल्ट्रेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूट ट्यूब्यूल से डिसेंडिंग लिम्ब में दाखिल होता है, तो उस वक़्त वो आइसोटोनिक होता है और जैसे-जैसे वाटर की एब्ज़ॉर्प्शन होती जाती है, वो हाइपरटोनिक होता जाता है और उसके बाद फिर जब वो असेंडिंग लिम्ब में जाता है, तो वहाँ पे सोडियम और क्लोराइड की एक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है और वो सोडियम और क्लोराइड की जो एक्टिव रीअब्ज़ॉर्प्शन होती है, उसकी वजह से जो आउटर और इनर मेडुला है, यानी कि जो इंटरस्टिशियम है, जो गैप है बिटवीन ब्लड वेसल्स यानी कि वेसा रेक्टा और असेंडिंग लिम्ब, उस जगह पे सोडियम क्लोराइड जमा हो जाता है और वहाँ पर वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की वजह से वाटर की रीअब्ज़ॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब से मज़ीद एनहांस हो जाती है। तो बेसिकली सोडियम क्लोराइड का ज़्यादा रीअब्ज़ॉर्ब होना और उस जगह जमा करना, यानी कि असेंडिंग लिम्ब के अराउंड एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है जिसकी वजह से वाटर की एब्ज़ॉर्प्शन मज़ीद बढ़ जाती है, यानी कई फ़ोल्ड्स बढ़ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। दिस इज़ व्हाई दिस इज़ टर्म्ड एज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड इसकी वजह से जो यूरिन होगा यानी कि जो फ़िल्ट्रेट होगा, जो असेंडिंग लिम्ब से गुज़र रहा होगा, वो बहुत हाइपरटोनिक हो जाएगा और तो और उसकी वजह से ये होगा कि कलेक्टिंग डक्ट से भी जो फ़िल्ट्रेट गुज़र रहा होता है, यानी कि जो यूरिन गुज़र रहा होता है, उससे मज़ीद वाटर एब्ज़ॉर्ब होता है। And that is why the urine that is passed out of the body is most hypotonic to all the body fluids. तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्ज़ॉर्ब कराना है मोर देन 90% ताकि यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा हाइपरटोनिक हो और किडनी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर सके। तो आई होप आपको ये सारे स्टेप्स समझ आए होंगे, किडनी का स्ट्रक्चर, किडनी के फंक्शंस, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और यूरिन फॉर्मेशन के जो स्टेप्स मैंने एनिमेशन से आपको कराए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। इंशाल्लाह हम अगले लेसन में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।